Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है थाईलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल के अंदर बात करी गई है साइक्लोन ताउते के बारे में। अब हमने देखा पिछले काफ़ी दिनों में ये न्यूज़ के अंदर है, यहाँ पे ये देखा गया महाराष्ट्र के अंदर इसने काफ़ी नुकसान किया है, लगभग 6 लोगों की जान गई है। अब यहाँ पर इसने लैंडफॉल स्टार्ट कर दिया है गुजरात के अंदर, और ये न्यूज़ आप देख पाओगे कल रात की है, तो मतलब अभी सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल होगी। गुजरात के अंदर ये हिट कर चुका है और वहाँ पर कम से कम 1.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, उस एरिया से हटा चुके हैं, हम लोग बचा चुके हैं। ओके, जो एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है, वो सब लगे पड़े हैं लोगों को बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से इस साइक्लोन ने हिट किया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र के अंदर कल जो एयरपोर्ट था उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद किया गया, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स को बैन किया गया था इस साइक्लोन की ही वजह से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो साइक्लोन है ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिला है, ये देखने को मिला है वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ओके, नाउ ये क्या होता है आगे हम बात करेंगे। ये तो हमने बात कर ली करंट न्यूज़ की। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं हम अपने एग्जाम से रिलेटेड क्या पढ़ सकते हैं इससे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो नाम है ताउते, ये कौन सी कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया है, क्योंकि ये देखो साइक्लोन की नेमिंग जो होती है ना ये अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा सजेशन दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहले ये जो वर्ड ताउते है ये सजेस्ट किया गया है म्यांमार के द्वारा, और इसका मतलब होता है गेको। गेको मतलब होती है एक छिपकली। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एक लिजर्ड होता है गेको मतलब। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि ये जो साइक्लोन है ये कौन सी कंडीशन में है, ये वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। नाउ ये कौन से होते हैं चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैप आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये वाला जो आपको देखने को मिलेगा वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये कौन सा होता है जिसकी विंड स्पीड यानी हवा की जिसमें तेज़ी होती है वो 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसको इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ये सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जिसकी स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर से 117 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड होती है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, डीप डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन होता है। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो याद रखने के लिए। नाउ ये क्वेश्चन ये है कि देखो ये जो हमें साइक्लोन देखने को मिला है ये वाला तौते, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ये ट्रॉपिकल रीजन वाले कौन से साइक्लोन होते हैं मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। देखो ये वाला मैप देखो, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो कौन से होते हैं, जो इस वाले एरिया में आते हैं। ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे जो इन वाले एरियाज़ में आता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा, बीच में आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा। अगर हम अर्थ के हिसाब से देखें बीच में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ना उसके बाद जो इसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो होते हैं आप कह सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, नाउ इन साइक्लोन्स की नेमिंग अलग अलग होती है, मतलब कि इंडिया की साइड आप देख पाओगे तो इसको साइक्लोन बोला जाता है, चाइना की साइड देख पाओगे तो टाइफून बोला जाता है, और इधर आप इधर वाले एरियाज़ में देख पाओगे साउथ अमेरिका की साइड तो इधर हरिकेन बोला जाता है। इसको होते ये साइक्लोन की तरह ही है। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन की साइड देखोगे तो इन्हें विली विलीज बोला जाता है। ओके, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ ये कैसे मतलब फॉर्म कैसे होता है, तो देखो सबसे पहली बात हमने देखा कि ये इक्वेटर की साइड पर देखने को मिलेंगे और वहाँ पे क्या होता है सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है साइक्लोन का जो सबसे बड़ा रीजन है ना इन ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो है गर्मी। जो हमारा सी लेवल है, जो हमारा समुद्र है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, जो वाटर है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें एक लो प्रेशर बनने लगता है।
अब लो प्रेशर बनने लगता है तो बाकी साइड का जितना भी हाई प्रेशर है वो आकर यहाँ पर मिलने लगता है, और इसकी वजह से आप कह सकते हो इसमें से इवेपोरेशन, गर्म हो चुका है ये, है ना, गर्म पानी है, इसमें से इवापोरेशन होगा काफ़ी ज़्यादा। और इवेपोरेशन होने के बाद जो हमें ऊपर जा रही है हवा, देखो यहाँ पे इवापोरेशन हुआ, अब जो ये गैस ऊपर जा रही है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये गैस ऊपर जा रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वापस से इसके अंदर से लेटेंट हीट निकलने लगती है, जिसकी वजह से भारी भरकम क्लाउड्स बनने लगते हैं, ठीक है, बादल बनने लगते हैं, पूरे घिर जाते हैं। फिर उसके बाद ये तगड़ी सी हवाएं चालू हो जाती हैं, जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आप इसमें डिटेल में जाओगे, मैंने छोटा सा सिस्टम समझाया है कैसे फॉर्म होता है। ओके, नाउ ये हमने कवर करा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ना उसके बाद मैं यहाँ पर देखो वीडियो इस समय इतना लंबा हो रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर आर्टिकल से रिलेटेड आपको बता सकूँ कि आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या पढ़ना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, ये कोई एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे बात नहीं है, फिलहाल एक अवेयरनेस के बारे में बताया गया है कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो कोविड के केसेस देखने को मिले हैं वो हैं 2,31,000 के आसपास, और जो डेथ हुई हैं वो हैं 3,200 के आसपास। मतलब कि जो केसेस हैं वो कम होना चालू हो गए हैं। अभी हम देख रहे थे लगातार 3.5 लाख के आसपास कोविड के केसेस देखने को मिल रहे थे, अब यहाँ पर 2,30,000 के आसपास हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर, देखो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें यह बताया गया है जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो हमने काफ़ी कम होता हुआ देखा है मार्च में, साल 2020 में। अब ये किसने बताया, ये बताया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो इन्होंने ये बोला कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब कि जो लेबर है जो पार्टिसिपेट करी वो आज के टाइम पर पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी कम हो चुका है, और मतलब आप देख पाओगे जो बेरोज़गारी वगैरह है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और ये सब हुआ किसकी वजह से है, ये सब हुआ है कोविड की वजह से। ओके, अब डिमांड वगैरह भी कम हो चुकी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें, इन्होंने बताया कि जो बेरोज़गारी है वो अप्रैल में बढ़ी है लगभग 8% से, और मार्च में थी ये 6.5%। तो आप कह सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से ये बेरोज़गारी भी बढ़ती हुई नज़र आई है। नाउ इसका सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने, देखो सोल्यूशन एक ये है कि आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग किसी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी जो है कि अभी एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी ना दिया जाए, सबसे पहले आपको अपनी कंट्री के अंदर कंजम्पशन को पूरा किया जाए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन हम लोग इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे। ये यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। मतलब इतना कोई यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट एक छोटा सा आप लोग आइडिया ज़रूर रख सकते हो, ताकि कोई अगर नेक्स्ट आर्टिकल आए अगले दिन पर उसको हम रिलेट कर पाएँ अच्छे से। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो ये नेक्स्ट आर्टिकल है, अगेन यहाँ पे ताउते के बारे में बताया गया है, इसने लैंडफॉल करना चालू कर दिया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखो जो उससे रिलेटेड आर्टिकल था ये मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ही ली हैं ऑलरेडी अभी। अब यहाँ पर एक आर्टिकल आता है ये वाला, यहाँ पे बताया गया है जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इसने अपना एक कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल दिया था, मतलब कि कोविड से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो एक लिस्ट के अंदर डाले थे। नाउ उस लिस्ट में से प्लाज्मा थेरेपी को निकाल दिया गया है, ठीक है। ये अब यहाँ पे कोविड के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसा ICMR ने बोला। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका पीछे का रीज़न है कि देखो इसका कोई बेनिफिट नहीं देखने को नज़र आ रहा है। इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि यहाँ पर इनको कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया प्लाज्मा थेरेपी से। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि अभी यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका टॉपिक GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, मान लो कोई पेशेंट है वो रिकवर हो चुका है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, तो क्या करा जाएगा, उसका जो होल ब्लड और प्लाज्मा है उस पीपल से निकाल कर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्लाज्मा को दूसरे बंदों के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मतलब कि दूसरा बंदा जो पेशेंट है, मरीज़ है कोविड-19 का, जो वायरस से इन्फेक्टेड है, हम उसके अंदर वो प्लाज्मा इंजेक्ट कर सकते हैं, वो एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी, उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो उस वायरस से लड़ने में सक्षम रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक स्टडी पब्लिश करी गई थी लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर, और यहाँ पर ये देखो बताया गया कि अगर हम कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर ये प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, मतलब एक बंदे की प्लाज्मा को निकाल कर दूसरे बंदे के अंदर इंजेक्ट करना, लेकिन उस बंदे का जो कि हेल्दी है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी डेवलप हैं, तो उसकी एंटीबॉडीज़ भी साथ में दूसरे बंदे के अंदर जो मरीज़ है उसके अंदर चली जाएंगी, और उससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो कोविड से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहेगा। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे यही चीज़ बताई गई है, प्लाज्मा को हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं, और ये जो है
एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग पिछले साल हमने देखा था, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था क्योंकि ये बोला जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल आईसीएमआर ने इसको लिस्ट से बाहर निकाल दिया है क्योंकि ये पता चल रहा है इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल पहले भी हमने बहुत बार किया है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू जब आया था 1980 में, तब हमने पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साथ ही साथ 2005 में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, हांगकांग के अंदर। और उसके बाद हमने इस प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी बार इस्तेमाल किया है। ओके, नाउ ये प्लाज्मा क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहली बात आप देख पाओगे, आपको येलो कलर का, येलोइश कलर का ये लिक्विड पोर्शन देखने को मिलेगा। ब्लड का एक छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसी की मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इसी की हेल्प से क्या होता है कि दूसरी की बॉडी के अंदर हम लोग अगर इसको इंजेक्ट करते हैं तो उस बंदे के अंदर एंटीबॉडीज़ आकर क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और वो कोविड या फिर किसी वायरस से लड़ सकता है। ओके, तो ह्यूमन ब्लड का एक आप कह सकते हो सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है। इसके अंदर आपको 55% तक चीज़ें देखने को मिलेंगी। वाटर, सॉल्ट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ और कुछ अदर प्रोटीन्स सब प्लाज्मा के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस प्लाज्मा को हम दूसरे के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर भी ज़रूर जाएंगी। ओके, तो इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और यहाँ पे देखते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये वाला, बात करी गई है जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना जो ड्रग लॉन्च किया था, ठीक है, अब यहाँ पे उसको एमरजेंसी यूज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अभी हमने इसको हाल ही में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर देखा था, फिर इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि देखो एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि जो ये डीआरडीओ ने अपना एक ड्रग लॉन्च किया है वो कौन सा है। इसका नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, 2DG बोलते हैं। इस ड्रग को लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक सैचेट फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक पाउडर फॉर्म में देखने को मिलेगा। करना क्या है, ग्लास में जो है पानी लेना है, उसके बाद इसको सैचेट को घोलना है और इसको पी लेना है। इससे क्या होगा, ये आपके जो इन्फेक्शन सेल्स हैं बॉडी के अंदर उसमें जाकर घुलेगा और आपके इन्फेक्शन को आगे ग्रो होने से वहीं पर रोक देगा। ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और देखो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नाउ उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स के ऊपर, और बोला ये जा रहा है कि डॉक्टर से कि आप लोग क्या करो, आज के टाइम पर टेलीमेडिसिन सर्विसेज दो। ये टेलीमेडिसिन क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम पर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर ये कोविड का सेकंड वेव देखने को मिल रहा है। तो सेकंड वेव से टैकल करने के लिए हम लोग टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा, ज़्यादा हम लोग कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएंगे, वायरस भी नहीं फैलेगा, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी सही से चलता रहेगा। नाउ टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड, हाँ देख पाओगे, ये देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेलीमेडिसिन क्या है। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टेलीमेडिसिन एक डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस है। ठीक है, मतलब कि आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, मोबाइल के थ्रू आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी उस डिजीज़ के प्रति। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इसका कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बंदा है वो दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं आएगा। अब इंटरेक्शन में नहीं आएगा तो कोविड भी नहीं फैलेगा, साथ ही साथ ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं इनका कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो है दूसरे का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज ज़्यादा बढ़ाई जाएँ, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में। तो देखो अभी हमारे कंट्री के अंदर ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है और हमारी कंट्री के अंदर आ भी चुकी है, इसके टीके लगने चालू हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखाया। स्टेट्स बोल रहे हैं काफ़ी बढ़िया वैक्सीन है और यहाँ पे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो लोग भी इसको अब आप कह सकते हो परचेज़ करना चाहते हैं। तो देख पाओगे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अप्रोच करना चाहते हैं इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, इस रशियन वैक्सीन को। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्पुतनिक 5 की आज के टाइम पर प्राइस है इंडिया के अंदर वो है 995, ठीक है, 1000 के आसपास की प्राइस है, इसमें 5% GST भी है। और अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है देखो कि अभी जो हमारे पास इसका पहला बैच आया था तो उसमें हमने 1.5 लाख मतलब कम से कम 1.5 लाख के आसपास हमने वैक्सीन रिसीव करी थी ये स्पुतनिक 5। नाउ अब जो इसका सेकेंड बैच आया है 1 मई को, सेकेंड बैच के अंदर भी हम लोगों ने कम से कम 60,000 के आसपास के डोजेज़ जो हैं रिसीव करें हैं रशिया से, मतलब रशिया हम लोग को ये वैक्सीन इस समय भेज रहा है।
नाउ अब हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में जानना। तो देखो स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है रशिया लेकर आया था, और रशिया पहली कंट्री बन चुका था दुनिया में जिसने एक ऑफिशियली एक कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर किया था। और जो ये स्पुतनिक 5 है ना, इसका नाम कहाँ से आया, इसका नाम रखा गया है फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ यहाँ पे पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1, जिसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। और याद रखना ये पहली वैक्सीन थी जिसको अप्रूव किया गया था। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक छोटा सा ये आता है कि देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा बताया गया आज के टाइम पर डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है इस कोविड के सेकेंड वेव की वजह से। और इसमें जो बिहार है वो बिल्कुल टॉप लिस्ट पर है, सबसे ज़्यादा डेथ बिहार के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ डेटा बताया गया है। अब ये आर्टिकल मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपका एडिटोरियल सेक्शन में कोई भी आर्टिकल आ सकता है, उसके अंदर चीज़ें छोटी छोटी इंक्लूड कर दी जाती हैं, तो हम लोग को आगे दिक्कत नहीं होगी। ओके, ना उसके बाद आता है पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इसराइल ने क्या करा है, अपना स्ट्राइक्स हिट करे हैं कहाँ पर, गाज़ा टनल के ऊपर। गाज़ा टनल के ऊपर भी खूब ज़्यादा बॉम्बार्डिंग कर दी है इन्होंने। और साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर यह है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ की, जो इजरायली मिलिट्री सॉरी यहाँ पर आप कह सकते हो इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट ग्रुप, इसका नाम है, आप कह सकते हो कि जो ये लेटेस्ट अटैक हुआ है ना, इस लेटेस्ट अटैक की वजह से जो गाज़ा के लीडर हैं किसका, इस्लामिक जिहादिस्ट मिलिटेंट ग्रुप का, तो उस लीडर को भी यहाँ पर मार दिया गया है इसराइल के द्वारा। ऐसा यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो जो ग्रुप है वो भी रॉकेट पे रॉकेट लॉन्च कर रहा था इसराइल के ऊपर। नाउ क्या हुआ है, यहाँ पे इसराइल ने उसको भी मार दिया है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये मैप है, अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये इजराइल, ऊपर ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है, और ये देख पाओगे गाज़ा स्ट्रिप है। देखो अब यहाँ पे आपको पैलेस्टीन कहीं नहीं दिख रहा, तो पैलेस्टीनियंस कहाँ पे रहते हैं, वो इस वाले रीजन में रहते हैं, वेस्ट बैंक वाले रीजन में। ओके, और साथ ही साथ इस वाले रीजन में भी रहते हैं पैलेस्टीनियन। तो आपको ध्यान रखना है, पैलेस्टीनियन दो जगह आपको देखने को मिलेंगे, एक तो वेस्ट बैंक वाले रीजन में और एक गाज़ा पट्टी वाले रीजन में, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इसराइल। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, मैंने आपको बताया दोनों जगह पर पैलेस्टीनियन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो गाज़ा पट्टी वाली जगह है यहाँ पर हमास का कंट्रोल देखने को मिलता है, और हमास एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे अब क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो यहाँ ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद क्या करा, गाज़ा पट्टी में जो हमास का कंट्रोल है, हमास ने क्या करा, रॉकेट बरसाने चालू कर दिया इसराइल के ऊपर। और इसराइल ने भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करनी चालू कर दी है, ढेर सारी एयर स्ट्राइक्स करी हैं गाज़ा पट्टी के ऊपर। और बहुत सारी न्यूज़ ये आ रही हैं, ये बताया गया कि हमास ने 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स फायर करे हैं इसराइल के ऊपर। ओके, तो ये था कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको यहाँ पर ये मैप के अंदर क्लियर हो चुका होगा, मैप देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। नाउ यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इधर से मिसाइल आई, उधर से बॉम्ब गए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बीच में कम से कम 200 पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है, जिसमें से लगभग 59 के आसपास बच्चे हैं, 35 के आसपास वेमेन है। और इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ मैं, हमारी भारत की भी एक वेमेन है, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है इसी पूरे डिस्प्यूट के अंदर। ओके, लगभग 1300 से ज़्यादा आज के टाइम पर घायल हैं इस पूरे सिचुएशन में, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिलहाल न्यूज़ की ये थी कि इसराइल ने यहाँ पे गाज़ा के टनल को भी उड़ा दिया है, टनल का जो कि हमास काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता था, ठीक है, फायरिंग कर करके उस टनल में दुबक जाता था ना, उस टनल को भी अब यहाँ पर उड़ा दिया गया है। एक तरीके से ये साबित हो रहा है कि इसराइल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और आप कह सकते हो पावरफुल वे में नज़र आ रहा है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पे बात करी गई है इंडिया ने अपना क्या व्यू रखा है यूएनएससी की मीटिंग में। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी संडे में यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इजराइल और पैलेस्तीन के मुद्दे को उठाकर, ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और इंडिया ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। 4-5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं, यूएनएससी की मीटिंग हुई है ना, तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या एग्जैक्टली, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक सेकेंड,
यहाँ पर आप देख पाओगे यूएनएससी की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा जो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल है इसको एस्टेब्लिश करा गया है 1945 के यूएन चार्टर के थ्रू। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूएनएससी का मेन काम यह है कि दुनिया भर में एक शांति को बना के रखना, साथ ही साथ सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। आज के टाइम पर यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं। नाउ इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसमें से 5 परमानेंट भी हैं, तो 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? यूएसए है, रशिया है, फ्रांस, चाइना और यूके यूनाइटेड किंगडम भी है। अब इसके अंदर जो परमानेंट मेंबर हैं इनको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, इनके पास वीटो पावर भी है। ये लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई यहाँ पर पास कर कोई चीज़, आप कह सकते हो डिसीजन सब कुछ हो चुका है, किसी को अब ये रिजोल्यूशन पास करना है, लेकिन अभी किसी भी अगर 5 में से किसी भी कंट्री ने इसमें अगर ब्लॉकेट डाल दिया, किसी ने भी नो वोट करा इसमें, तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं इनका बहुत ज़्यादा पावर है इस पूरे यूएनएससी के अंदर। नाउ जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो हमेशा रोटेट करती रहती है, हर महीने अलग अलग जो कंट्री के मेंबर्स हैं वो संभालते रहते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर वो आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये क्या है, ये है कि यूएनएससी के अंदर जो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? वो हैं टीएस त्रिमूर्ति साहब। ये आप देख पाओगे इनका इमेज, ठीक है। ये एक तरीके से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूएन के अंदर। नाउ अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या मुद्दे रखे? सबसे पहला मुद्दा ये रखा देखो जो पैलेस्तीन की मांग है ना उसको सपोर्ट किया है इंडिया ने। दूसरा मुद्दा ये रखा है कि हम लोग 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब कि इजराइल की तरफ भी हम लोग सपोर्ट करेंगे और पैलेस्तीनी की भी तरफ हम लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो, और दूसरी तरफ गलती इजराइल की भी है और फ़लस्तीन की भी गलती है, यानी जो गाज़ा पट्टी वाला एरिया है वहाँ की भी गलती है। इन्होंने भी बहुत सारे रॉकेट्स फायर करे हैं और इजराइल ने भी बहुत सारी एयर स्ट्राइक करी हैं और इस बीच में बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो इस चीज़ की निंदा करी है इंडिया ने। उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया जो हमारे भारत की एक विमेन की डेथ हुई है इसी बीच में, तो उनके लिए भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा दुख है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट चीज़ ये भी बोली गई कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों कंट्रीज़ को मिलकर बातचीत करनी है। और लास्ट एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इनके द्वारा एक टर्म इस्तेमाल की गई थी डी एस्केलेशन की। दोनों कंट्रीज़ को आज के टाइम पर डी एस्केलेशन करके चलना पड़ेगा, मतलब जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे इंडिया के द्वारा ये बताया गया था। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 12, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। पहले आर्टिकल में इतना कुछ खास है नहीं, सेकंड वेव की वजह से हमारी डिमांड हिट हुई है, उसके बारे में बताया गया है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि हम क्लियर करेंगे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड। देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो WPI इन्फ्लेशन है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन आप देखने को मिलेगा। ये जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ये महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है, लगभग 10.5% से इंक्रीज़ हुआ है। ओके, मतलब ये हाईएस्ट हिट हुआ है, एक तरीके से इंक्रीज़ नहीं हुआ है, आप कह सकते हो हाईएस्ट हम लोगों ने देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इसको पिछले महीने से तो आपको देखने को मिलेगा ये मार्च के टाइम पर 7.4% था, फरवरी में 4.8% था। नाउ ये यही इन्फ्लेशन जो होल प्राइस इंडेक्स है ये हमें अप्रैल में 10.5% के आसपास देखने को मिला है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है ये WPI क्या होता है? और यहाँ पे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक WPI होता है और एक CPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलो दोनों के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं, ये हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ, ये आप देख पाओगे। सबसे पहले देखो होलसेल का तो आप मतलब समझते होंगे जो थोक में सामान देखने को मिलता है, कंज्यूमर प्राइस जो कि हम लोग अपने डेली कंजम्पशन के लिए सामान इस्तेमाल करते हैं। नाउ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो होल सेल प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं, प्राइस बढ़ते कम होते रहते हैं। कौन से लेवल पर? होलसेल लेवल पर, थोक के लेवल पर। उसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो रिटेल लेवल पर, ठीक है, छोटे मात्रा में जो रिटेल लेवल होता है हमारा उसमें प्राइस का बदलाव होता रहता है। अब यहाँ पे जो WPI है इसको कौन पब्लिश करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो WPI को पब्लिश करता है ऑफिस इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड लेबर ब्यूरो। और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो वीकली बेसिस देखने को मिलती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बेस ईयर याद रखना, बेस ईयर किसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं? साल 2011 के बेसिस से हम लोग WPI को लेकर चल रहे हैं।
और साल 2012 से हम लोग सीपीआई को लेकर चल रहे हैं। कितने कितने आइटम्स है दोनों के अंदर, तो 697 आइटम्स डब्ल्यूपीआई के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके प्राइसेस को मॉनिटर किया जाता है, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। उसके बाद सीपीआई के अंदर 448 आइटम्स तो रूरल वाले एरियाज़ में, ठीक है, जो कि गांव वाले एरियाज़ में 448 आइटम दे रखे हैं, और आइटम्स जो अर्बन वाले एरियाज़ में, शहर वाले एरियाज़ में 460 आइटम्स दे रखे हैं। मतलब इन्हीं आइटम्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं जो प्राइस है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक की टर्म्स थी बहुत सारी। नाउ करते हैं यहाँ पे अपने प्रीलिम सेक्शन को ख़त्म, अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। नाउ डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो देखो, सबसे पहला एडिटोरियल बकवास, सीधा सीधा, हाँ यार कोई बात नहीं है इसमें बकवास बोलने में, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस टाइप के हमें कवर करने भी नहीं है, हमारे लिए किसी काम के नहीं है। देखो, कोविड-19 के बारे में अगेन बताया गया है कि कोविड-19 से डेथ के बारे में, डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है, कितनी डेथ हो चुकी है, ये वो डेटा जो है वो गलत दिया जा रहा है, ठीक है, डेटा हम लोग को सही देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब ये जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये है। अब यहाँ पे हमने देखा है जो बाइडन की वजह से क्या हुआ है, जो वेस्ट एशिया के अंदर डिप्लोमेटिक टाइज है ना, वो वापस से रीसेट हो रहे हैं। यानी जो टाइज जो है ना, वो टाइज आर इम्प्रूविंग, जो टाइज हो रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। किस किस के बीच में, वो हम बात करेंगे, वेस्ट एशिया के बीच में। तो वेस्ट एशिया के अंदर आपको कौन कौन से कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, मैं आपको एक बार छोटा सा मैप दिखा देता हूँ। तो यही वाली सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। सऊदी अरेबिया, नीचे आपको येमन देखने को मिल जाएगा, ओमान, ईरान, इराक, सीरिया, ठीक है, तुर्की, लेबनन, इज़राइल, ये सब, जॉर्डन वगैरह, ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये सब हमारे साउथ एशिया के अंदर, सॉरी वेस्टर्न एशिया के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नाउ अब क्या है कि देखो, ये जो सिचुएशन है ये अभी जल्दी से इम्प्रूव हुई है। इनके आपस के बीच में हमेशा से विवाद रहा है, एक दूसरे से कंट्री हमेशा से भिड़ती रही हैं। लेकिन जब से ये जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन की वजह से, आने की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर ये बोला गया है। ओके, क्या क्या बदलाव देखने को मिला है आगे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन कंट्रीज़ के बीच में जो कि आज के टाइम पर रिजॉल्व हो चुके हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बोला गया है, देखो, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो मीटिंग हुई थी ना, वो 2016 में मीटिंग हुई थी। उसके बाद इनके आपस के बीच में काफ़ी तगड़ी झड़प रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा अभी हाल ही में मीटिंग हुई है अप्रैल 9 को। मतलब सऊदी अरेबिया और ईरान कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को वापस से रीसेट कर रहे हैं, वापस से ये लोग अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान के बाद हम लोग देख पाएँ तो दूसरी और कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे कि देखो, जो हमारा डिप्लोमेटिक टाइज़ है, रिमूवल ऑफ द डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक ब्लॉकेड। देखो, बहुत सारा ब्लॉक कर रखा था, एक तरीके से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रखा था, किसके ऊपर, कतर के ऊपर। वो किसने किया था, सऊदी अरेबिया ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, बहरीन ने और इजिप्ट ने। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वापस से इन सब के बीच में भी जो टाइज़ हैं ये इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमने देखा जो तुर्की और इजिप्ट है, इन दोनों के भी जो डिप्लोमेटिक मीटिंग है वो अभी हुई है 5 मई को। और हालांकि इन दोनों के बीच में भी काफ़ी बड़ी झड़प रही है। इनफैक्ट इनकी जो मीटिंग हुई है, एक तरीके से जो टाइज़ थे इनके 2013 में टूट गए थे। 2013 के बाद आप देख पाओगे इसी साल जो है इंप्रूव हो रहे हैं। यानी कि जो ये वेस्ट एशिया के अंदर कंट्रीज़ है वो इसी साल आपस के जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव कर रही हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न ये है, जो आज के टाइम पर बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है इसका काफ़ी बेहतर इफेक्ट पड़ा है। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे जब बाइडन आए तो पहले के 100 दिन यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ऑफिस में यहाँ पे काफ़ी कुछ किया है। यूएस का अप्रोच रखा है वेस्ट एशियन अफेयर्स के बीच में, यानी वेस्टर्न कंट्री से अपना अफेयर मतलब इनसे अप्रोच रखा है। और पहली चीज़ यहाँ पे ये रखी है, देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रख रखा था। लेकिन अभी हम लोग बात करें तो देखो, सऊदी अरेबिया को ना डोनाल्ड ट्रंप ना सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते थे, और सऊदी अरेबिया येमन के अंदर जो वॉर चल रही थी ना उसको सपोर्ट करता था। मतलब कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट मिलता था और येमन के अंदर वॉर चल रही थी। और दूसरी तरफ येमन में एक तरफ सरकार थी, ठीक है, दूसरी तरफ हूदी थे। और हूदी को कौन सपोर्ट करता था, ईरान सपोर्ट करता था। यानी ईरान इधर से पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, इधर से हथियार दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया को हथियार दे रहा है, सऊदी अरेबिया यहाँ से इसको हथियार दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से फंडिंग आ रही है और लगातार ये युद्ध चल रहा था। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो हमारे जो बाइडन है इन्होंने क्या कर दिया, जो बोला सऊदी अरेबिया से इस चीज़ में कोई यहाँ पर मेल मिलाप नहीं रहेगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग सऊदी अरेबिया को कोई वेपन सेंड नहीं करेंगे, और इससे क्या हुआ, जो वॉर है येमन के अंदर वो रुक जाएगी, ठीक है। यानी मतलब कि येमन के अंदर जो वॉर चल रही है उसकी अपोजिशन में खड़े रहे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इजिप्ट से लेकर बहुत सारे कंसर्न्स थे वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुए हैं। उसके बाद यूएस का आज के टाइम पर आप देख पाओगे यूएस एंटर कर रहा है
किस चीज़ को लेकर? ईरान के साथ आज के टाइम पर न्यूक्लियर डील को वो वापस से सेट करने की कोशिश कर रहा है ना? तो मतलब कि जो वेस्ट एशिया के अंदर देख पाओगे सारी कंट्रीज़ के टाइज भी इंप्रूव हो रहे हैं, साथ ही साथ जो है यूएस वो अपना एक अप्रोच भी दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तुर्की वगैरह की, तो तुर्की भी आज के टाइम पर अगर आप देख पाओगे तो यूएस की साइड से काफ़ी सॉफ्टर उसके रिलेशंस देखने को मिलेंगे तुर्की के प्रति। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इनफैक्ट देखो ये जो चीज़ें ये इंप्रूव हो रही हैं कोविड-19 के टाइम पर। ओके, इन्फेक्शंस ये इतनी तेज़ी से इस समय फैल रहा है, उसके बेसिस पर यहाँ पे आप देख पाओगे तेज़ी से ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हुई हम लोगों को नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ये बताई गई है, वो क्या है कि कोविड-19 के टाइम पर भी जो इंटरेक्शन है इनका, वो हम लोगों ने देखा है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ। और रिसेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आपस में मीटिंग करी हैं, जैसे कि ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में ये बातचीत हुई, इन्होंने आपस में मीटिंग करी है और काफ़ी टाइम बाद इनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद यहाँ आप देख पाओगे क्या हुआ, येमेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लेकर जो अमेरिका है वो भी पीछे हटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देख पाओगे ईरान को लेकर मीटिंग चल रही है एक तरीके से, जो यूएसए है वो कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ वापस से इस न्यूक्लियर डील को सेटअप किया जाए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हैं हम इंडिया के लिए क्या रोल देख सकते हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक आप कह सकते हो बेनिफिशियल ये हो सकता है, हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं एनर्जी, इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी एरियाज़ में, जिस तरीके से यहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर ये आप कह सकते हो कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये था आर्टिकल, मतलब कि जो वेस्ट एशियन रीजन है सिंपल सा फंडा है, उसके अंदर आज के टाइम पर इंप्रूविंग देखने को मिल रही है। इंप्रूविंग किसकी वजह से देखने को मिल रही है? जो बाइडन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, यहाँ पर देख पाओगे जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 28 मई को, ये मीटिंग सेट करी गई है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई है। नाउ बहुत सारी चीज़ का डिस्कशन होगा। देखो जीएसटी को लेकर कि वैक्सीन्स को लेकर यहाँ पे डिस्कशन होगा। हमारे अपनी इकोनॉमी हमारी आज के टाइम पर बहुत बुरी तरह से हिट हो रही है, हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। और अभी हाल ही में यहाँ पे जीएसटी के द्वारा कुछ आप कह सकते हो काउंसिल के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए थे। वो क्या थे? हाँ, जो वैक्सीन के ऊपर आप कह सकते हो जीएसटी 12% लगती थी, उसको कम करके 5% किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो जीएसटी रेवेन्यू यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि काफ़ी हद तक वैक्सीन्स वगैरह क्रिटिकल सप्लाईज़ पर लगाया जा रहा है, और जीएसटी रेवेन्यू इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे हम लोग। और जो है आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा सोर्स, आपके सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है वो समय कोविड-19 एक्सपेंसेस हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चन ये उठता है, देखो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, आज भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। वो क्या है? जीएसटी काउंसिल कौन से आप कह सकते हो आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप लोगों को बताना है। कौन से आर्टिकल के अंदर जीएसटी काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नाउ उसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आप ये देख पाओगे, इसको यहाँ पे आप रीड कर लेना, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत ही आप कह सकते हो लॉजिकल सा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि देखो आज के टाइम पर कोविड से जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी बुरी तरह से हिट हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, उनकी जॉब्स जा चुकी हैं, ठीक है, सैलरीज वगैरह डाउन हो चुकी हैं। अब क्या होगा, सरकार क्या कर सकती है, एक मंथली कैश ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी हर मंथ के बेसिस पर हर महीने थोड़ा सा कैश ट्रांसफ़र कर सकती है, जिससे कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और इकोनॉमी भी हमारी काफ़ी कुछ टाइम बाद रिवाइव होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे हमारी, क्योंकि जो पैसा आएगा ना हाथ में, कुछ पैसा आएगा तो उससे डिमांड वगैरह भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक रिवाइव होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे एक छोटा सा कैश ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, रीड करोगे फटाफट समझता हुआ आ जाएगा ये आर्टिकल। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है और पूरा लॉजिकल सा आर्टिकल है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ ही मत देना, पढ़ भी लेना, ठीक है, रीडिंग हैबिट भी बना लो। उसका नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स वेवर। देखो यहाँ पे ट्रिप्स वेवर को लेकर बातचीत करी गई है, इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये देखो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसको लेकर बोला गया है, मतलब कि देखो जो कोविड की वैक्सीन है ना, वो आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो कंट्री डेवलप कर लेती हैं उसके ऊपर पेटेंट राइट ले लेती हैं। तो अभी हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर ये बोला जा रहा है आज के टाइम पर अगर हर कंट्री के पास जो है ये आप कह सकते हो उसके हर कंट्री को अलाउ कर दिया जाए कि वो इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करे और हर कंट्री को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा दी जाए, तो ये जो वैक्सीन है वो काफ़ी तेज़ी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होते हुए हम लोग देख पाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसकी जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरी चीज़ जो इसका जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन देखो, आप देखो पाओगे, मैं एक आंसर राइटिंग फ्रेम करके देने वाला हूँ। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अंदर हेल्थ का टॉपिक आएगा। जीएस पेपर 3 के अंदर भी आपके 2 टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नाउ यहाँ पे न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये छूट देंगे, इसके ऊपर रिलैक्सेशन देंगे। होता क्या है, देखो होता यह है, मान लो कोई कंट्री है, हम यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं। यूएस ने एक वैक्सीन डेवलप कर लिया, मान लो इसने कोई कोविड की वैक्सीन बना ली है। अब ये क्या करेगा, उसके ऊपर वो पेटेंट्स राइट ले लेता है, मतलब कि इस वैक्सीन की जो कॉपी है वो कोई ना कर पाए, इसको और कोई मैन्युफैक्चर ना कर पाए, उसके ऊपर पेटेंट राइट ले लिए कि अब इसको अगर कोई कॉपी कर सकता है तो वो यूएस खुद कॉपी कर सकता है। अगर यहाँ पर यूएस अलाउ करेगा, यूएस इन पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन देगा, कुछ छूट देगा, तो जाकर दूसरी कंट्री कॉपी कर सकती है इसको, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है यूएस, देन उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई दूसरी कंट्री कर सकती है ना। उसी को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि देखो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनके ऊपर रिलैक्सेशन दिया गया ताकि जो है दूसरी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम मिले, और जो है यहाँ पर वैक्सीन की जो शॉर्टेज वगैरह है वो हम लोग को बहुत ही कम नज़र आए। नौ यहाँ पे आप देख पाओगे जो डिमांड है किसने करी थी, इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये डिमांड करी गई कि देखो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को छूट देना चाहिए, यूएसए को थोड़ा सा छूट देना चाहिए। नाउ आप देख पाओगे 1995 का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नाउ इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी एग्रीमेंट जो भी करता है इसके अंदर, मान लो कोई बंदा है जिसने अपना एक नई चीज़ बना ली है और वो जो एक नया क्रिएटर एक तरीके से आविष्कार कर लिया है किसी चीज़ का, उसको अब वो नहीं चाहता कि दूसरा बंदा कॉपी करे, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो एक पेटेंट राइट ले लेगा, ठीक है, ताकि वो अपना जो भी इसने इनोवेशन किया है उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसकी डिमांड करी कि जो भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है यूएस के द्वारा, वो क्या करा जाए, उसके ऊपर रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि दूसरी कंट्रीज़ उस वैक्सीन्स को डेवलप कर पाएँ। नाउ आज के टाइम पर आप देख पाओगे हम लोग को इन पेटेंट्स के, इन कोविड वैक्सीन के ऊपर वेव पेटेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, रिलैक्सेशन देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, मान लो किसी एक ही कंट्री के पास ये किसी एक ही कंपनी के पास ये राइट है, तो वही कंपनी जो है इस वैक्सीन को डेवलप कर पाएगी, दूसरी कंपनी नहीं डेवलप कर पाएंगी, तो इससे एक मोनोपोली जनरेट हो जाती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन की कॉस्ट के बारे में बात करें तो देखो होगा क्या, जो आप कह सकते हो कि अगर एक ही कंपनी यहाँ पे बना रही है तो वैक्सीन की कॉस्ट भी वो ज़्यादा रखेगी। ऑब्वियस सी बात है, उसे पता है कि ये कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास ही मिलेगा, तो वो जितनी कॉस्ट मांगेगी उतनी कॉस्ट यहाँ पे दूसरे लोग देने को तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों के पास अगर इसकी छूट मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो सकता है, इसके ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी आएगी सबके पास, तो इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इसको बनाया जा सकता है, जिससे कि वैक्सीन की शॉर्टेज हम लोगों को कम होती हुई नज़र आएगी और प्राइस भी कम होते हुए नज़र आएंगे। आज के टाइम पर कंट्रीज़ के अंदर इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनके पास यहाँ पे ये वैक्सीन पहुँच जा रही है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके पास नहीं पहुँच पा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके ऊपर छूट मिलती है तो गरीब कंट्रीज़ के पास भी यहाँ पर ये चांस मिलेगा और इनके पास भी हम लोग ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिससे कि जो शॉर्टेजेस वगैरह हैं ये कम होंगी। नाउ इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, वो क्या है, देखो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ से परमिशन मिल गई, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, बल्क में हम लोग जो है इसकी प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे अभी ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था, तो हम लोग थर्ड वेव की प्रिपरेशन कर सकते हैं इस तरीके से पहले से ही वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके। ओके, उसके बाद यहाँ पे वैक्सीन को हम लोग अफोर्डेबल भी बना सकते हैं, आसानी से सब लोग खरीद पाएंगे, ये एक बेस्ट वे रहने वाला है ना। उसका वे फॉरवर्ड क्या है, देखो वे फॉरवर्ड इसका ये देखने को मिलेगा कि देखो आज के टाइम पर इंटेलेक्चुअल ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसके ऊपर रिलैक्सेशन देना काफ़ी नहीं होगा। इसमें इसके बाद क्या होगा, देखो इसमें रिलैक्सेशन मिलने के बाद क्या होगा, जो बाकी कंट्रीज़ है ना उनको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, आपस में मिलकर इन चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम कर पाएंगी, ठीक है। इनको जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है अकेले तो कोई कंट्री नहीं कर पाएगी।
ओके, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दी गई है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, आज का लास्ट आर्टिकल। देखो हम लोगों को देखने को मिला था स्पेनिश फ्लू। मैंने आपको बताया 1918 के आसपास एक स्पेनिश फ्लू आया था, जिसकी वजह से कम 5 करोड़ लोगों के आसपास की जान चली गई थी, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो है इससे इसके बाद भी हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। मतलब कोविड 19 में हम लोगों ने कोविड 19 में भी वही सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है, हमने कुछ नहीं सीखा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो कोविड 19 जैसे शुरू हुआ, ये बिल्कुल स्पेनिश फ्लू की तरह सिमिलर है। स्पेनिश फ्लू जैसे स्पेन में यहाँ पे आप कह सकते हो एक फ्लू फैल गया था, तो उसको स्पेनिश फ्लू यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, मतलब स्पेन में सबसे पहली बार ये ओरिजिन हुआ था, तो 1918 में ये देखने को मिला था। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये जो स्पेनिश फ्लू था, इसके अंदर 3 वेव्स देखने को मिली थी, जिसके अंदर 500 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए थे। आप कह सकते हो 500 मिलियन लोगों को ये स्पेनिश फ्लू हो चुका था, और 50 मिलियन डेथ हुई थी, 5 करोड़ के आसपास लोगों की जान गई थी। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है वही सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हम लोग जो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं, और उस टाइम पे भी यही हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाई गई थी। ओके, तो आज के टाइम पर यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हिस्ट्री से हमने कुछ नहीं सीखा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने इतिहास से सीखना है, इतिहास से याद करना है कि हाँ यार ऐसी कुछ सिचुएशन तब आई थी, उस चीज़ को हमें नहीं दोहराना है। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज़ आप देख पाओगे थक चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, मास्क लगाते लगाते। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन नहीं होनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखो लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ी बहुत ईजिली यहाँ मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला तो सारी चीज़ें इंप्रूव हुई, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलते हुए नज़र आए। तो रेस्टोरेंट खुलते हुए नज़र आए, मतलब जो सबसे बड़ा सोर्स है, यहीं से सबसे ज़्यादा कोविड फैलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या है, बाहर तो लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, लेकिन अंदर जाके क्या हो रहा है, अंदर जाके मास्क उठ जाता है ना, मास्क तो हटा देते हो, अंदर मास्क हटाने के बाद जो है उसके बाद आप खा भी रहे हो, छींक भी रहे हो, सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। तो विदाउट मास्क सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर क्या हो रहा है वहाँ पर, तो फैल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे बात ही करी जा रही हैं, बस खाली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है। आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, और रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तभी ज़्यादा के यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज़ जो है ऐसी यहाँ पर चीज़ें जैसे स्पेनिश फ्लू के टाइम पर चलती हुई नज़र आई हैं, वैसी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इंडिया के पास आज के टाइम पर अपॉर्चुनिटी है कि वो चीज़ों को लर्न कर सके, क्योंकि आज के टाइम पर जो पॉलिटिशियन है वो तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे ये भी चीज़ इंक्लूड कर दी गई कि इलेक्शन रैलीज़ वगैरह यहाँ पर देखने को मिल गई काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इलेक्शन रैलीज, रिलीजियस गैदरिंग्स तो देखने को मिला। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी कंट्री में ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है। पॉलिटिशियन चाहते हैं यहाँ पर अपना सिर्फ अपनी पार्टी को जिताना और ये सारी चीज़ें। और इंडिया के पास आज के टाइम पर अपॉर्चुनिटी है कि बाकी कंट्री से सीख सकता है, क्योंकि बाकी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कोशिश करी इस कोविड 19 को, बोला कि हाँ कोविड 19 ख़त्म हो चुका है और जो है मास्क हटा देना चाहिए, चीज़ों को रीओपन करा है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर वापस से फैलना चालू हो चुका है। तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को आज के टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, हमें भी समझना चाहिए, और उसके बाद ही हम लोग इन चीज़ को रोक पाएंगे। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेनिश फ्लू आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज़ के अंदर क्यों था, क्योंकि देखो कोविड 19 को ना एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि हिस्ट्री में हमारे स्पेनिश फ्लू को भी इसे डिक्लेयर किया था। नाउ स्पेनिश फ्लू के बारे में अगर हम बात करें, ये हुआ था एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ठीक है, ये भी इसके पीछे भी एक वायरस था, कौन सा था, H1N1 वायरस। नाउ यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो आज के टाइम पर कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर ये नहीं पता चला ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस खाली नाम दे दिया गया है। बोला यह जा रहा था स्पेन में यहाँ पर पहली बार देखने को मिला, तो स्पेनिश फ्लू इसको नाम दे दिया गया, और ये आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वॉर 1 की आसपास की बात है। ओके, स्पेन में सबसे पहली बार देखने को मिला, तो लोगों ने क्या करा, ये स्पेनिश फ्लू है। ओके, जैसे कि हम लोग चाइना की वजह, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ बोलती हैं ये कोरोना वायरस नहीं है, ये वुहान वायरस है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे। नाउ ये H1N1 वाला जो वायरस है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसकी वजह से ये स्वाइन फ्लू क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये स्वाइन फ्लू बना देता है, और उसी को हमने स्पेनिश फ्लू बोला है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिट करता है। इसके जो लक्षण है वो क्या है, वो अगेन कफ है, नाजल सिक्रेशन है, फीवर हो जाता है, भूख नहीं लगती, थकान हो गया, सर दर्द हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्वाइन फ्लू है, ये आप देख पाओगे ये पिग्स की वजह से होता है। ठीक है, पिग्स के थ्रू जो है ये फैलता हुआ नज़र आता है।
उसके बाद ये इस वायरस की अगर हम बात करें तो ये फैलता रहता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी होता है, यानी कि आप और मैं खड़े हैं, किसी को है, मतलब कोई दो बंदे खड़े हैं, किसी को है, अगर वो यहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं तो वो एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, साथ ही साथ भीड़ के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। अगर किसी को हाथ हम लोग मिलाते हैं एक दूसरे से तो ऐसे भी यहाँ पे ट्रांसमिट होता हुआ नज़र आया था, जिसकी वजह से 500 मिलियन लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका था हमारे स्पेनिश फ्लू से। ओके, तो ये था कुछ आर्टिकल, और ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने इसके साथ अटैच करी हैं। नाउ यहाँ पे करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।